नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री की पार्टी ने बड़े ही सीरियस तरीके से वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया है और ये स्टेट लेवल पर हो रहा है। फिर दिल्ली में एक दिन का फुल वर्कशॉप होगा। बीजेपी में चुनाव से जुड़े सारे बड़े लोग आएंगे। नया टारगेट सेट कर दिया गया है। मोदी कम से कम 300 सीटों को 50% वोट के साथ जीतना चाहते हैं। 2019 में बीजेपी ने 50% वोट के साथ 224 सीटें जीती थी और इस बार उसमें 76 सीटें ऐड करनी होंगी। बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस आने की वजह है इंडिया अलायंस। आज ये साफ हो गया कि कांग्रेस, केजरीवाल, नीतीश, लालू, स्टालिन साथ लड़ेंगे। ममता और अखिलेश में फिलहाल डाउट है। अगर 543 सीटों पर 1-1 भी हो गया तो बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी, कितनी सीटों पर रुक जाएगी, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। 2024 में इंडिया अलायंस का कोई चांस नहीं है क्या? इस अलायंस की पिक्चर में यूपी का कोई नेता नहीं है, पश्चिम बंगाल की ममता नहीं है। जहां 80 और 42 सीटें हैं, वहां का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी 122 सीटों पर इंडिया अलायंस जीरो दिखने लगा है। जहां 48 सीटें हैं, उस महाराष्ट्र के एक नेता शरद पवार आए, मगर दूसरे नेता उद्धव ठाकरे नहीं आए। क्या महाराष्ट्र में अघाड़ी वाली गाड़ी डिरेल हो गई है? 40 सीटों वाले बिहार के दोनों नेता लालू यादव और नीतीश कुमार आए, लेकिन पहले आप करते रह गए। यूपी, बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र की सीटों को मिला दें तो 210 सीटें होती हैं। ये वही 4 राज्य हैं जहां इंडिया अलायंस को लगता है कि वो सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है। लेकिन वर्चुअल मीटिंग के बाद यहां की 210 सीटों पर मामला गडमड दिख रहा है। अखिलेश यादव इसलिए नहीं आए क्योंकि यूपी में कांग्रेस ने मायावती के साथ ट्रैक 2 वाली लाइन खोली है। 15 जनवरी को मायावती के बर्थडे के दिन कांग्रेस और बीएसपी की बातचीत होने वाली है। ममता बनर्जी इसलिए नहीं आई क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस ने सिर्फ लेफ्ट के साथ अलायंस करने की गुफ्तगू शुरू की है। मोदी विरोधी मोर्चे में बस दक्षिण का मामला जमा हुआ है। 39 सीटों वाले राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पूरी ताकत लगाकर राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं। स्टालिन के साथ एक और नेता हैं जो लगातार कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, वो हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल मीटिंग में जाते हैं लेकिन सीटों पर बात नहीं करते। लोकसभा की 20 सीटों वाले 2 राज्यों में उनकी सरकार है, लेकिन 13 सीटों वाले पंजाब के बारे में केजरीवाल चर्चा ही नहीं करते। इंडिया अलायंस की मीटिंग खत्म होने के 3 घंटे बाद केजरीवाल ने खरगे और राहुल गांधी के साथ एक और मीटिंग की। बंद कमरे में राहुल के साथ केजरीवाल की यह पहली मीटिंग है। केजरीवाल लंबे वक्त से राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांग रहे थे। मुलाकात अब जाकर हुई है। 90 मिनट की इस मीटिंग से लगता है कि केजरीवाल और कांग्रेस में बात बन रही है, मगर नतीजा क्या निकला? आम आदमी पार्टी लोकसभा की कम से कम 25 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। इनमें पंजाब और दिल्ली की सीटें तो है ही, गुजरात और गोवा के अलावा कुछ अन्य राज्य भी केजरीवाल के प्लान में हैं। पंजाब में कांग्रेस और केजरीवाल के बीच सीटों का बंटवारा नहीं होगा। दोनों ही पार्टियों के बीच यही अंडरस्टैंडिंग है कि फ्रेंडली फाइट में ही फायदा है। पंजाब में ठीक वैसी ही लड़ाई होगी जैसे केरल में होती है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों लड़ते हैं, लेकिन दोनों ही दिल्ली आकर दोस्त बन जाते हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई। इससे पहले कई बार कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन 1-to-1 मीटिंग के लिए समय नहीं मिला था।
ये माना जा रहा है कि तकरीबन 1.5 घंटे चली इस मीटिंग में राजधानी दिल्ली में जो लोकसभा सीट है उसको लेके और गुजरात को लेके दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में समझौता एक तरह से हो गया है। सीटों के बंटवारा को लेके कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पंजाब को लेके कोई बातचीत नहीं हुई है और ये माना जा रहा है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के जो स्टेट हेड्स हैं वो जो कह रहे हैं कि पंजाब में हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लगभग उसी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो फार्मूला राजधानी दिल्ली के लिए सुझाया गया है 4-3 का, उसको लेके ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कि 4 सीट पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीट किसके खाते में जाएगा। चुनाव से 90 दिन पहले नरेंद्र मोदी के सियासी शत्रुओं की 90 मिनट वाली वर्चुअल मीटिंग कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी। 28 दलों के गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में केवल 8 पार्टियों के नेता शरीक हुए। इस अलायंस की ताकत क्या है, इसका अंदाजा अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी की ताकत से लगाइए। कांग्रेस को जहां अपने दम पर लड़ना है, वहां उसका अपना स्ट्राइक रेट सिंगल डिजिट में है। राजस्थान में 0, गुजरात में 0, हरियाणा में 0, उत्तराखंड में 0, हिमाचल प्रदेश में 0, मध्य प्रदेश में 3%, कर्नाटक में 3%, छत्तीसगढ़ में 18%, असम में 21%। इस स्ट्राइक रेट के साथ कांग्रेस कितना लड़ेगी, कितनी सीटें जीतेगी, हिसाब लगा लीजिए। वर्चुअल मीटिंग में जो पार्टियां आई, लोकसभा में उनका कुल स्कोर 102 है। यानी अगर ये सारी पार्टियां 2019 की अपनी सारी सीटें रिटेन भी कर लें तो इन्हें 102 सीटें मिल सकती हैं। राम लहर में 2019 की सीटों को रिटेन करना भी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। खैर, अलायंस का मैथमेटिक्स आपको आगे बताते हैं, उससे पहले इसकी केमिस्ट्री समझ लीजिए। इंडिया अलायंस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है, उसका फुल डिटेल जान लीजिए। मीटिंग खत्म हुई तो 2 हेडलाइन निकली। पहली ये कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया अलायंस के चेयरपर्सन होंगे और दूसरी ये कि नीतीश कुमार के सामने संयोजक यानी कोऑर्डिनेटर का पद ऑफर किया गया, लेकिन नीतीश ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। प्रस्ताव आया, मैंने बताया संयोजक का प्रस्ताव आया था। इस मीटिंग के बाद एक फॉर्मल अनाउंसमेंट भी होने वाला था, लेकिन नीतीश कुमार की सलाह पर उसे रोक दिया गया। हम आपको वो बात बता रहे हैं जो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताई गई। इंडिया अलायंस की बैठक में नीतीश कुमार के सामने जब अलायंस के कोऑर्डिनेटर बनने का प्रस्ताव रखा गया तो नीतीश ने झट से लालू यादव का नाम आगे कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए उनको संयोजक बनाना चाहिए। दरअसल नीतीश किसी भी कीमत पर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। अलायंस के संयोजक अगर लालू बन जाते हैं तो नीतीश के लिए बिहार के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी सेफ हो जाएगी। वो तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री ही बनाकर रखेंगे। उप रहो और चुप रहो, ये फॉर्मूला नीतीश कुमार का है। दूसरी तरफ लालू चाहते हैं कि नीतीश हटें तो उनके बेटे तेजस्वी के लिए रास्ता साफ हो। इस इंडी गठबंधन में क्या क्या करिश्मा होता है, इसको जानने के लिए एक एसआईटी बैठानी पड़ेगी ना। कब कौन किसका नाम प्रस्तावित करता है, कब कौन किसके नाम पर विरोध करता है, कब कौन किसके नाम पर वीटो लगाता है और कब कोई कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो इसलिए आप भी शोध करिए, हम लोग भी शोध करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बात स्पष्ट है कि आज के बाद से इंडी गठबंधन के टूटने का पहला कील लग गया। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने भी आज मीटिंग की। 24 के चुनाव की तैयारियों के लिए इसे कार्यशाला का नाम दिया गया। ये अंतर है, मोदी का मोर्चा 100 मील आगे है और वो फासला लगातार बढ़ा रहा है। विरोधी मोर्चा अभी मीटिंग पर मीटिंग ही किए जा रहा है, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय नहीं हो रहा। तो न्यूज सुनने में सुना कि अभी वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है, मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है।
मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। मोदी जी का एजेंडा क्या है? विकसित भारत। मोदी जी का एजेंडा क्या है? युवा आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? किसान आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? महिलाओं को ताकत मिले। मोदी जी का एजेंडा क्या है? गरीबी समाप्त हो। उनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ। ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है। वैसे एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। मोदी विरोधी मोर्चे में बात फंसी है सीटों पर। कोई भी पार्टी अपना दावा नहीं छोड़ रही। हर पार्टी चाहती है कि सामने वाली पार्टी कम सीटों पर लड़े और वो खुद ज्यादा सीटों पर। उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं, जहां अखिलेश यादव ड्राइविंग सीट पर हैं। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 55 से 60 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं और कांग्रेस के लिए 10 से भी कम सीटें छोड़ने को तैयार हैं। आरएलडी का दावा 8 से 10 सीटों पर है। अखिलेश की नजर में आरएलडी की वक़्त ज्यादा है, क्योंकि उसके पास एक जाति विशेष का वोट है। कांग्रेस के पास वो भी नहीं है। दूसरे, अखिलेश को लगता है कि यूपी में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने से सपा को ही मुस्लिम वोट का नुकसान हो जाएगा। 2019 में कांग्रेस ने रायबरेली की एक सीट जीती थी और फतेहपुर सीकरी, अमेठी और कानपुर की 3 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की सीट जीती थी। इसके अलावा 6 सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 पर थी। ये सीटें हैं सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी और कुशीनगर। अखिलेश यादव कांग्रेस की ताकत को पिछले 2 चुनावों से आंक रहे हैं। कांग्रेस 2009 का फिगर दिखा रही है, जब उसने यूपी में 20 सीटें जीती थी। लेकिन दोस्ती में असली कांटा है बीएसपी का। कांग्रेस मायावती को भी अलायंस में लाना चाहती है। अखिलेश ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो पर लड़ना चाहती हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 42 सीटें हैं। वो 42 सीटों में से 40 सीटें लड़ना चाहती हैं और 5 सीटें अन्य राज्यों में तलाश रही हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने बंगाल की 2 सीटें जीती थीं। उसका वोट शेयर था 5.67%। ममता बंगाल की केवल वही 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ना चाहती हैं। इसीलिए कांग्रेस लेफ्ट के साथ अलायंस का ऑप्शन टटोल रही है। हम उन गठबंधनों के भी साक्षी रहे हैं जो केवल इस मुद्दे पे थे कि हटाना है। 1977 जनता पार्टी का चुनाव, हमने अपनी पार्टी का विलय कर दिया जनता पार्टी में। मतलब लोग इस सीमा तक चले गए कि सारी पार्टियां समाप्त और वो एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। केवल एक मोटिव था कि इंदिरा गांधी को हराना है। मगर क्या हुआ, उस भयंकर इमरजेंसी के दौर के बाद भी सत्ता आते ही आपस में जो टकराव बिखराव शुरू हुआ कि 2 साल के अंदर वह गठबंधन गिर गया। और जिस समय वो गठबंधन गिरा था, उसमें सबसे बड़े घटक दल हम थे, जनसंघ के 95-96 एमपी थे। अटल जी के मन में जो एक बहुत वेदना हुई थी, तो उन्होंने कविता की एक पंक्ति में कही थी, वो आज बिल्कुल साक्षात्कार दिखाई पड़ती है। उन्होंने, आपने उनकी वो कविता बहुत सुनी होगी ना, गीत नया गाता हूं, पर उस समय उन्होंने लिखा था गीत नहीं गाता हूं। और तब उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, बेनकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। वो आज इनकी स्थिति। अब आइए एक सकारात्मक गठबंधन। फिर देखिए, हमें रोकने के लिए 2 बार सरकारें बनी, देवगौड़ा जी की और गुजराल जी की। होल सोल मोटिव बीजेपी को रोकना है। और चंद्रशेखर जी की सरकार भी बनी, जब वीपी सिंह सरकार गिरी, बीजेपी ना आने पाए, इसलिए रोकना है। तीनों सरकारों का क्या हश्र हुआ, उस समय देश की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। चंद्रशेखर जी के समय में चाहे वो सोना गिरवी रखा गया हो, रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ हो, वो सब हुआ। फिर सकारात्मक गठबंधन पे सरकार बनी, जो एक ऑल्टरनेटिव रखा हमने अटल जी के नेतृत्व में, और 98-99 में सरकार चलाई। फिर मोदी जी का समय आया, हमने स्पष्ट और मजबूत ऑल्टरनेटिव रखा और मजबूत और शानदार सरकार चलाई, और जनता ने अगली बार हमें झोली भर के और बहुमत दिया। यानी यह बात बहुत साफ है कि सकारात्मक और सही गठबंधन की दिशा में ही लोग वोट करते हैं। केवल मोदी हटाओ,
भाजपा हराओ, इसके नाम के ऊपर अब देश का युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा प्रबुद्ध है, साक्षरता की दर अब 80% से ऊपर है। इंडिया अलायंस में सीटों के लिए आपाधापी ऐसी है कि बिहार में 40 सीटें हैं, लेकिन दलों की दावेदारी 52 सीटों तक पहुंच गई है। नीतीश कुमार अलायंस के कन्वीनर की पोस्ट छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन सीटों पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं। जेडीयू बिहार की 17 सीटों पर दावा कर रही है। बांका, सीतामढ़ी, भागलपुर, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद, सुपौल, मधेपुरा, गोपालगंज, कटिहार, नालंदा, सीवान, काराकाट, मुंगेर, झंझारपुर, पूर्णिया और गया, ये 16 सीटें जेडीयू ने 19 के चुनाव में जीती थी। इनके अलावा किशनगंज की सीट पर भी उसका दावा है, जहां 19 के चुनाव में जेडीयू दूसरे नंबर पर थी। लालू तेजस्वी की पार्टी आरजेडी भी 17 सीटों पर दावा ठोक रही है। ये हैं पाटलिपुत्र, सारण, उजियारपुर, शिवहर, अररिया, बक्सर, नवादा, जमुई, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, हाजीपुर, दरभंगा, वैशाली, मधुबनी, मधेपुरा, गोपालगंज और भागलपुर। मधेपुरा और गोपालगंज ये 2 सीटें लालू भी लड़ना चाहते हैं और नीतीश कुमार भी। ये दोनों यादव बहुल सीटें लालू को परंपरागत तौर पर अपनी लगती हैं। यहां नीतीश का सांसद है, इसलिए उनका भी दावा है। बिहार में राहुल की पार्टी का एक ही सांसद है, लेकिन दावा 10 सीटों पर है। किशनगंज, कटिहार, सुपौल, पूर्णिया, समस्तीपुर, सासाराम, औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा और बेतिया। सीपीआई माले का दावा 5 सीटों पर है। आरा, सिवान, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्र। और सीपीआई 3 सीटों पर दावा ठोक रही है, बेगूसराय, बांका और मधुबनी। किशनगंज, कटिहार, सुपौल और पूर्णिया सीटों के लिए कांग्रेस और जेडीयू में टक्कर है। नवादा सीट के लिए कांग्रेस और आरजेडी में टक्कर है। मधुबनी सीट के लिए कांग्रेस और सीपीआई में जोर आजमाइश है। पाटलिपुत्र सीट के लिए आरजेडी और सीपीआईएमएल में खींचतान है और काराकाट सीट के लिए जेडीयू के साथ भाकपा माले में अनबन। मुझे ये बताइए कि ऑफर सीरियस था क्या? मैं फिर पूछ रहा हूँ, संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या? कन्वीनर का अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया? अगर नॉन सीरियस था तो अभी क्यों दे रहे हैं? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इंडिया अलायंस में जो दल बच गए हैं, उनके बीच भी मतभेद ही मतभेद है। फिर भी मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है, इसलिए सब एक साथ हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सीटों के मामले में गंभीर नहीं है। वहां भी एक एक सीट की गिनती हो रही है, लेकिन गिनती का तरीका अलग है। बीजेपी को बंगाल, असम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना से सीटें बढ़ने की उम्मीद है। बीजेपी जो सीटें 2019 में हार गई थी, उनके लिए मोदी की पार्टी ने स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई है। बीजेपी का स्पेशल प्लान 164 सीटों के लिए है। इनमें से 133 सीटों पर बीजेपी हारी थी और 31 सीटें उसे बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब में गठबंधन टूटने से मिली हैं। बीजेपी को लगता है कि इनमें से आधी सीटों पर बेहतर रणनीति से बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह समेत 4 दर्जन मंत्रियों को 2 से 3 सीटों का समूह बनाकर जिम्मेदारी दे दी है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा 50% वोट के ऊपर आगे बढ़ना, इनको आपस में बंटवारा करने दीजिए, बंटवारे को लेकर इनकी तकरार होने दीजिए। हमारा लक्ष्य है कि 50% वोट हासिल करना, और कई राज्यों में हम कर चुके। पिछले चुनावों में 224 सीटों पर भाजपा को 50% से अधिक वोट मिला था, और इस बार हमारा लक्ष्य है कि 300 सीटें ऐसी हो जो भाजपा 50% से अधिक वोट हो और हम 400 का आंकड़ा पार कर सकें। एक एक सीट जीतने के लिए बीजेपी 40% सांसदों के टिकट काट सकती है। नमो ऐप पर खुद प्रधानमंत्री ने फीडबैक मांगा है। 2019 के चुनाव में जो सांसद कम मार्जिन से जीते थे, जो लगातार 3 बार जीत चुके हैं, बीजेपी के जो 70 साल से अधिक उम्र के सांसद हैं और जो पार्टी के लिए अति सुरक्षित सीटें हैं, वहां कैंडिडेट चेंज हो सकता है। इस फॉर्मूले से बीजेपी के करीब 130 सांसदों के टिकट पर संकट है।
चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अपने सारे संसाधन, सारा मैन पावर मणिपुर की ओर लगाया है, जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी पार्टी को राम मंदिर के अभियान में लगाया है, जहां से 24 की विजय यात्रा शुरू होने वाली है।